नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। मीरा एक युवा पुरालेखपाल थी जो बिहार के एक पुराने पुस्तकालय में काम करती थी। उसका परिवार पीढ़ियों से इस पुस्तकालय का संरक्षक था। मीरा की एक अनोखी शक्ति थी, वह जो कुछ भी पढ़ती थी उसे शब्द दर शब्द याद रख सकती थी। उसका दिमाग एक जीवित पुस्तकालय था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक भयानक बीमारी फैल रही थी। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक विस्मृति थी। लोगों की यादें गायब हो रही थीं। इतिहास के बड़े बड़े क्षण, प्रसिद्ध कविताएं और यहाँ तक कि अपने घर बनाने का कारण भी लोग भूलने लगे थे। दुनिया एक खाली पन्ने की तरह बनती जा रही थी। एक दिन उसे पुस्तकालय में एक प्राचीन अधूरी पांडुलिपि मिली जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को स्मृति के स्तंभ बताया गया था। पांडुलिपि में एक चेतावनी थी, जब तक यादें हैं तब तक अस्तित्व है। मीरा को समझ आ गया कि एक छायादार शक्ति, विस्मृति, इन स्तंभों को कमजोर कर रही थी। वह ज्ञान या इतिहास को नष्ट नहीं करती थी, वह उन्हें महत्वहीन बना देती थी जिससे लोग उन्हें भूल जाते थे। उसका लक्ष्य दुनिया को एक ऐसी खाली स्लेट में बदलना था जहां कोई अतीत न हो। मीरा ने अपनी यात्रा शुरू की, हर स्तंभ पर जाकर उसकी स्मृति को फिर से जगाने के लिए। उसका हथियार उसकी अपनी याददाश्त थी। उसे हर द्वार पर जाकर इतिहास की एक घटना या एक पुरानी कविता सुनानी थी जो उस स्थान की स्मृति को फिर से जीवित कर सके। विस्मृति ने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। वह छाया की तरह उसका पीछा करती, उसकी यादें चुराने की कोशिश करती। मीरा को अपने ही मन से लड़ना पड़ा जो उसे उसकी यात्रा, उसके परिवार और यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाने के लिए कहता था। तारांकन मल्लिकार्जुन में उसने एक भूले हुए राजा की कहानी सुनाई जिसकी वीरता को भुला दिया गया था। तारांकन महाकालेश्वर में उसने एक प्राचीन भजन गाया जिसकी धुन को मिटा दिया गया था। हर बार जब वो याद करती तो एक स्तंभ चमक उठता और दुनिया को थोड़ी और यादें वापस मिल जाती थीं। उसका अंतिम पड़ाव कृष्णेश्वर था जो मन की स्पष्टता का प्रतीक है। यहाँ विस्मृति सबसे शक्तिशाली थी। पूरी दुनिया एक सामूहिक स्मृति लोक के कगार पर थी और मीरा को अपनी ही यादें रेत की तरह फिसलती महसूस हो रही थीं। मीरा ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ी हुई। उसके पास कोई किताब नहीं थी, सिर्फ उसका दिमाग था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने सब कुछ सुनाना शुरू किया। अपने परिवार की पहली कहानी, अपनी दादी की सुनाई एक लोरी, भारत की आजादी की पहली कविता और हर उस किताब का पहला पन्ना जो उसने पढ़ी थी। यह कोई व्यवस्थित ज्ञान नहीं था बल्कि मानवता की यादों का एक सुंदर अस्त व्यस्त ढेर था। विस्मृति इस अराजक भावनापूर्ण स्मृति को सहन नहीं कर सकी। वह इसे निगल नहीं पाए और पीछे हट गई। स्तंभ फिर से चमकने लगे और दुनिया को अपनी खोई हुई यादें वापस मिल गईं। मीरा अब सिर्फ एक पुरालेखपाल नहीं थी बल्कि स्मृति की संरक्षक थी। उसने दुनिया को सिखाया कि यादों को किताबों में नहीं बल्कि दिलों में सहेजा जाता है। कुछ साल शांति से बीते। दुनिया को उसकी यादें वापस मिल गई थीं, लेकिन एक नया बदलाव आया। प्रौद्योगिकी इतनी आगे बढ़ गई थी कि लोग अपनी यादों को रिकॉर्ड करने लगे थे। एक कंपनी स्मरण टेक ने चित्रक नाम का एक उपकरण बनाया। यह एक ऐसा लेंस था जो हर अनुभव को एक परफेक्ट वीडियो की तरह रिकॉर्ड कर सकता था जिसे बार बार देखा जा सकता था। धीरे धीरे लोगों ने अपनी यादों को महसूस करना बंद कर दिया। वे सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करते थे। एक बच्चे की हंसी अब एक वीडियो क्लिप थी, न कि दिल को छूने वाला एहसास। दुनिया में एक अजीब सा खालीपन आने लगा था क्योंकि यादों में भावना नहीं थी। मीरा ने महसूस किया कि यह विस्मृति का एक नया हमला था जो सीधे इंसानों के दिलों पर हो रहा था। स्मरण टेक के सीईओ सिद्धार्थ का मानना था कि वह मानवता को यादों के बोझ से आजाद कर रहा था, लेकिन मीरा को पता था कि चित्रक की शक्ति विस्मृति के बचे हुए टुकड़ों से आ रही थी।
मीरा जानती थी कि वह इस तकनीक को नष्ट नहीं कर सकती। उसे लोगों को ये सिखाना था कि एक धुंधली, भावना से भरी याद एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग से कहीं बेहतर होती है। वह सिद्धार्थ के मुख्यालय पहुंची। उसने उसे एक बचपन की परफेक्ट याद दिखाई, जिसे चित्रक से रिकॉर्ड किया गया था। जब आपके पास एक परफेक्ट याद हो सकती है, सिद्धार्थ ने कहा, तो एक अधूरी याद को क्यों रखें? मीरा ने कोई तर्क नहीं दिया। उसने अपनी पुरानी पांडुलिपि निकाली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी यात्रा की एक याद को फिर से जिया, कृष्णेश्वर की ठंडी हवा, उसके अंदर का डर और उसकी जीत की खुशी। उसने अपनी सारी भावना उस पांडुलिपि में भर दी। जब उसने आंखें खोली, तो पांडुलिपि खाली नहीं थी। वह एक अनोखी, अपूर्ण रोशनी से चमक रही थी। इसे पढ़ने की कोशिश करो, मीरा ने कहा। सिद्धार्थ ने चित्रक से उसे स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन उपकरण में खराबी आ गई। वो उस भावना और अराजक ऊर्जा को प्रोसेस नहीं कर सका। सिद्धार्थ हैरान था। उसने महसूस किया कि उसकी तकनीक सिर्फ एक खाली तस्वीर दिखा सकती थी, भावना नहीं। मीरा की याद में स्वाद, गंध और डर था, जो उसकी रिकॉर्डिंग में नहीं था। मीरा अब सिर्फ एक पुरालेखपाल नहीं थी, बल्कि अनुभव की शिक्षक थी। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन को रिकॉर्ड नहीं, बल्कि जिया जाता है। स्मृति के स्तंभ अब सिर्फ इतिहास को नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में छिपी भावनाओं को भी सुरक्षित रखते थे। मीरा की शिक्षा के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। लोगों ने अपनी कहानियों और यादों को एक दूसरे के साथ साझा करना फिर से शुरू कर दिया, बिना किसी डिवाइस के। सिद्धार्थ ने अपनी कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया। चित्रक अब यादों को रिकॉर्ड नहीं करता था, बल्कि लोगों को अपनी ही पुरानी यादों से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करता था। दशकों बीत गए और मीरा बूढ़ी हो गईं। वह जानती थी कि उनका समय आ गया है। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा पर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार कोई दुश्मन नहीं था। वह अपने परिवार के पुराने पुस्तकालय में गईं और अपनी जीर्ण शीर्ण पांडुलिपि को गोद में ले लिया, जो अब एक हल्की रोशनी से चमक रही थी। उन्होंने अपनी सबसे अनमोल याद को उसमें डाला, मनुष्य के लचीलेपन और एक दूसरे के लिए उनके प्यार की याद। जैसे ही उन्होंने अपनी आखिरी याद भरी, पांडुलिपि धीरे धीरे चमकते हुए कणों में बदल गई और हवा में घुल गई। वे कण 12 ज्योतिर्लिंगों की ओर चले गए, हर स्तंभ को भावना की एक अंतिम खुराक देकर उन्हें हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। मीरा की आत्मा स्मृति के सार में विलीन हो गई। आज जब कोई बच्चा अपनी दादी से कोई कहानी सुनता है या कोई दोस्त पुरानी यादों को साझा करता है, तो उन्हें अपने सीने में एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। ये रोहन का उपहार था, एक अदृश्य सेतु जो हर दिल को स्मृति के स्तंभों से जोड़ता है। मीरा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। समय के साथ स्मृति के स्तंभ सिर्फ यादों के भंडार नहीं रहे, वे भावना के स्रोत बन गए। उन कणों से भरी ऊर्जा ने हर ज्योतिर्लिंग को एक नई शक्ति दी। अब इतिहासकार जब किसी प्राचीन पांडुलिपि को छूते थे, तो उन्हें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उस समय की भावनाएं भी महसूस होती थीं। इतिहास एक बेजान विषय नहीं रहा, बल्कि एक जीवित अनुभव बन गया। स्मरण टेक जैसी कंपनियां भी बदल गईं। उन्होंने रिकॉर्डिंग से ज्यादा अनुभव को महत्व देना शुरू किया। लोग अपने जीवन को फिर से जीना सीखने लगे, न कि सिर्फ उसे रिकॉर्ड करना। मीरा की आत्मा उस पुस्तकालय में लौट आई थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब वो पुस्तकालय सिर्फ किताबों का घर नहीं था, बल्कि भावनाओं का एक मंदिर बन गया था। जो भी वहां जाता, उसे एक गहरी शांति और जुड़ाव महसूस होता, जैसे वो हर उस व्यक्ति से मिल रहा हो जिसने कभी उस जगह पर कदम रखा था। ये कहानी एक ऐसे नायक के साथ समाप्त होती है, जिसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी स्मृति वह नहीं है जिसे रिकॉर्ड किया जाता है, बल्कि वह है जिसे दिल से महसूस किया जाता है। मीरा की विरासत किताबों में नहीं, बल्कि हर इंसान के उस एहसास में जिंदा है, जब वह अपने अतीत को बिना किसी स्क्रीन के याद करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।